हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पॉलीमर पढ़ रहे थे। तो पॉलीमर को हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। एक इसका लास्ट टाइप था जिसके बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया था, और वो था अपना फिफ्थ। फिफ्थ हमारा पार्ट था क्लासिफिकेशन का, अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस। अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के बेस पे है, यानी हम इनको बना कैसे रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पे हमने इनको डिवाइड किया था। इसके कितने टाइप थे? टू टाइप्स। ठीक है ना, टू टाइप से हमने इसको डिवाइड किया। देखो फर्स्ट कौन सा आ रहा है, फर्स्ट हम जिसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर। और एडिशन पॉलीमर के बाद में हमने इसका एक और नाम बता देते हैं। इसका एडिशन पॉलीमर का एक और नाम होता है, वो होता है इसका चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है। एडिशन पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है। एक अपना टाइप है एडिशन पॉलीमर के बाद में कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, इस कंडेंसेशन पॉलीमर को हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। क्या बोलते हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में हम क्या पढ़ेंगे, या इसको हम एक और नाम दे रहे हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। देखो ये जो पॉलीमर होता है ना, इससे नाम से पता चल रहा है दो मोनोमर यूनिट्स क्या होंगी, आपस में अटैच हो जाएंगी। ठीक है। इस दौरान कोई भी छोटा मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है ना। जैसे देखो, हमने एग्जाम्पल लिया और इसकी कुछ बातें करते हैं पहले तो। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपने एक कुछ मोनोमर यूनिट्स ली। ठीक है। इन मोनोमर यूनिट्स को आप क्या करोगे, आपस में अटैच करोगे। ठीक है। तो क्या होगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ देयर देयर मोलर मास एमएम लिख देता हूँ मोलर मास को। ठीक है। देयर मोलर मास एंड फॉर्मूला, ये जो इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन मल्टीपल होता है। एन मल्टीपल ऑफ मोलर मास एंड एंड फॉर्मूला ऑफ मोनोमर यूनिट एंड फॉर्मूला ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, फिर देखो क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आप कराओगे तो रिएक्शन के दौरान कोई छोटा मॉलिक्यूल, जैसे कई बार होता है ना, दो के बीच रिएक्शन कराई, H2 निकल गया, NH3 निकल गया, ROH निकल गया, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं। तो अपन बोल सकते हैं दे कांट लिबरेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, NH3 एंड ROH। ठीक है। ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं निकलते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि इनकी जो मोनोमर यूनिट्स होती है उनमें क्या होता है, सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं मोनोमर यूनिट कंटेन्स सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो ये कुछ इनके रिलेटेड बातें थी। अब एग्जांपल, इसमें कौन कौन से पॉलीमर आ सकते हैं। ठीक है ना, एडिशन पॉलीमर के अंदर। तो एडिशन पॉलीमर के अंदर पॉली एथीन आ सकता है, पॉली प्रोपाइलिन आ सकता है। इन दोनों को हम पीछे पढ़ चुके हैं। पॉलीस्टाइरिन आ सकता है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी बोलते हैं वो आ सकता है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल PAN बोलते हैं। ठीक है। पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन PTF आ सकता है।
ठीक है, पॉली मिथाइल मेथ एक्रिलेट आ सकता है। तो एटसेट्रा एटसेट्रा जो पॉलीमर है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था। फिर सबसे फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, PAN। ठीक है, PN को क्या बोलेंगे, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। देखो नाम से पता चलता है नाइट्राइल जो होता है वो वर्ड किसके लिए आता है, साइनाइड के लिए, साइनाइड के लिए आता है। अगर फंक्शनल ग्रुप CN है तो वर्ड क्या आएगा, नाइट्राइल आएगा। नाम से पता चल रहा है एक्राइल। एक्राइल मैंने आपको बताया था जब कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग पढ़ाई थी कि नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं तब हम एक्राइल यूज करते हैं, और सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड। तब तो ये एकदम ईजी हो गया। क्या हो गया, देखो नंबर ऑफ कार्बन 3 बना दो, ये 3 बनाए, इसमें नाइट्राइल भी है, मतलब एक तो साइनाइड के लिए होगा। फिर देखो अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, है ना। तो 1 2 3 यानी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब वैलेंसीज कंप्लीट कर दो, ये कितना हो गया CH2, ये क्या आ गया CH, और ये क्या हो गया CN। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये हो गया आपका एक्राइलोनाइट्राइल। ये जो एक्राइलोनाइट्राइल है इसकी N यूनिट्स, ठीक है ना, N यूनिट आपस में अटैच होएगी, है ना, पॉलीमराइजेशन होएगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा, देखो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे क्या आ जाएगा CN। इसका मतलब एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका होल N कर देंगे। ठीक है, तो ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्रिलोनाइट्राइल की बहुत सारी यूनिट जुड़ गई तो इसको बोलेंगे पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। और पॉली एक्राइलो नाइट्राइल को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, PAN ही बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। जो पॉली एक्रिलो नाइट्राइल है इसका हम यूज करते हैं, है ना, पोरलोन और एक्राइलिक सब्स्टिट्यूएंट फाइबर्स ऑफ वूल बनाने में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओरलोन, है ना, तो ऐसे लिख देता हूँ, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ओरलोन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ओरलोन। ठीक है, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ओरलोन। ठीक है, और एंड एक्राइलिक सब्स्टिट्यूएंट फाइबर्स ऑफ वूल। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ मोल्ड एंड फंजाई एंटी रेजिस्टेंट फाइबर जो होते हैं, है ना, तो क्या बोल सकता हूँ, इफ इन इन दी फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोल सकता हूँ, मोल्ड एंड एंटी एंटी फंजाई रेजिस्टेंस फाइबर। ठीक है, तो इनके यूजेस हैं ये अपने को देखने। तो ये हो गया अपना पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेकंड, जिसका फॉर्मेशन, जो एग्जांपल है किसका, एडिशन पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन, PTFE मतलब पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन, ये हो गया। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है टेफ्लॉन। ठीक है ना, टेफ्लॉन होता है। तो देखो इस टेफ्लॉन में क्या होगा, CF2, देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 क्या होता है, इथीन होता है ना, तो यहाँ पे H2 की जगह क्या कर दो, F2 कर दो, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसकी होल N कर दो। तो ये क्या होता है, ये होता है टेट्रा टेट्रा फ्लोरो इथेन। ये हो गया आपका टेट्रा फ्लोरो इथेन। इसका आप क्या करोगे, इसका करोगे पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो तो क्या बनेगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, होल N लगा दो। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका टेफ्लॉन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, टेफ्लॉन बोल देते हैं। तो ये सिंपल सा था। इसका यूज कहाँ करते हैं टेफ्लॉन, देखो बर्तन होते हैं ऐसे नॉन स्टिकी बर्तन, है ना, पेन वगैरह जो हम किचन में यूज करते हैं, तो नॉन स्टिकी पेन वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड हम देखते हैं, थर्ड
poly methyl meth acrylate. It is also example of addition polymerization. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? poly methyl meth एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका PMMA। ठीक है ना, अब देखो इसका फॉर्मेशन नाम से देखो कुछ इसमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अपन देखो ऐसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, CH2 डबल बॉन्ड क्या पढ़ रहे थे, CH2 पढ़ रहे थे। इसमें से 2 H हटा के एक ऊपर लगा दो CH3, नीचे लगा दो COOR, COOR की जगह लगा दो CH3, तो ये बन गया आपका क्या, मिथाइल मेथ एक्रिलेट। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल मेथ एक्राइलेट, मिथाइल मेथ एक्राइलेट बोल देते हैं। ठीक है, इसकी आपको एन यूनिट्स यूज करनी है। वही वापस बॉन्ड ब्रेक कर दो, होगा क्या, पॉलीमराइजेशन होगा। बॉन्ड ब्रेक कर दो ऐसे वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये आ जाएगा CH3, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया COOCH3, ये हो गया। इसका क्या करोगे, होल एन कर दोगे। ठीक है ना, होल एन कर दोगे तो क्या बनेगा, पॉली मेथिल, ये बन गया आपका मैथ एक्राइलेट। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, PMMA। इसमें देखो अभी तक कुछ भी नहीं निकल रहा है। अभी हमने 3 एग्जांपल देखे, कोई वाटर का मॉलिक्यूल, कोई अमोनिया का मॉलिक्यूल और कोई CO2 का मॉलिक्यूल, है ना। इस टाइप से कोई भी मॉलिक्यूल अल्कोहल वगैरह का नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। मतलब मोनोमर यूनिट आपस में ऐड होगी, कोई भी मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा नहीं। कहा क्या यूज करते हैं इसका, फॉर्मेशन ऑफ आई लेंसेज। ठीक है ना, PMMA के क्या बनाए जाते हैं, आई लेंसेज बनाए जाते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ आई लेंसेज में इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अभी तो हमने देखा कौन सा, फर्स्ट कैटेगरी ए देखा था, क्या था, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब बी पता ही चल रहा है, बी में क्या होगा, बी में सीधा सा पता चलेगा, ये क्या है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन। इसमें देखो क्या होगा, इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है। ठीक है ना, तो ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसको ही दूसरा नाम होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है ना, लेकिन नाम से देखो पता चल रहा है, जब कंडेंसेशन होगा मतलब कोई छोटा मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है ना, छोटा मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, अमोनिया का हो सकता है, CO2 का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, अब सीधी सी बात है कि एन यूनिट आपस में अटैच होगी, तो जो पॉलीमर बनेगा उसमें से कुछ यूनिट तो कम होगी ना, जैसे H2O वगैरह की यूनिट कम होगी, तो क्या होता है कि जो पॉलीमर्स की एन यूनिट है उन सब का मोलिकुलर मास को ऐड करोगे तो वो पॉलीमर के मोलिकुलर मास के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे एडिशन में तो क्या होता था, इक्वल होता था, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे स्मॉल क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन विच या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इन दिस पॉलीमराइजेशन, इन दिस polymerization process, small molecules like H2O, NH3, ROH will liberate। ठीक है ना, वो निकल जाएंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट होती है उनमें क्या हो सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दिस पॉलीमराइजेशन, इन दिस polymerization in this polymerization monomer units contain different different type of different type of functional
फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूँ तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नाइलॉन 66 ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डेक्रोन हो सकता है। तो ये सब इनके एग्जाम्पल है। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इनके एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसके अंदर नाइलॉन 66। ठीक है ना, ये क्या होता है नाइलॉन 66, इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, और सॉरी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसका होगा, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड का। अब देखो नाम से पता चल रहा है हेक्सामिथाइलिन, मिथाइलिन किसको बोलते थे, देखो मैंने CH4 में से अगर 2 हाइड्रोजन हटाए, ठीक है, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, ऐसे CH2 2 वैलेंसी फ्री रह जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। तो ये रेडिकल बन रहा है, देखो 2 हाइड्रोजन हटाए तो बाइवेलेंट रेडिकल बन रहा है, तो हम एन हटा के क्या लगाएंगे, इल्लीडीन लगा सकते हैं, और एल्केन के केस में तो इलीन भी लगा सकते हैं, तो ये बनेगा क्या, मेथिलीन। तो CH2 की अगर 2 वैलेंसी फ्री हो, है ना, तो हम उसको, CH2 में कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिथाइलिन बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास में मिथाइलिन किसको बोलते हैं, CH2 और 2 वैलेंसी क्या रहे, फ्री। अब नाम से पता चल रहा है हेक्सा मिथाइलिन, मतलब कुछ ऐसा होगा। ये डाइएमीन, एमीन क्या होता है NH2, तो ये हो गया आपका डाइएमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन प्लस हम क्या यूज करेंगे, एडिपिक एसिड। अब ये एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड होता है COOH, है ना। अब देखो इसमें नाम से पता चल रहा है नाइलॉन 66, मतलब 2 मोनोमर यूनिट होगी, दोनों में 6 कार्बन होंगे। एडिपिक एसिड में कितने होते हैं, एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन होंगे, और एडिपिक एसिड, इक एसिड आ रहा है, इक एसिड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इक एसिड आ रहा है, इसका मतलब है COOH ग्रुप कितने हैं, 2 COOH ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि हमने एल्डिहाइड वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर था वहां पढ़ा था। अब इसमें भी 6 कार्बन करने, इसमें भी 6 करने, इसमें भी 6 करने, तो इसके 6 तो हम कर चुके हैं, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 4, ये 4, अच्छा 6 करने हैं तो 4 नहीं, ये होगा आपका 6। ठीक है, तो ये देखो 6 कार्बन है, इसमें 6 करने के लिए यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, CH2 का होल 4, क्योंकि 1 और 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका, एक तो बन गया हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये तो आपका हेक्सा मिथाइलिन, मिथाइलिन, और क्या बन गया डाइएमीन, और ये अपना क्या है, एडिपिक एसिड। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, कंडेंसेशन है, मतलब छोटा मॉलिक्यूल निकालना है, मतलब वहां से वाटर निकाल दो। वाटर कैसे निकालेंगे, देखो ये H, ये OH, इधर से निकाल दो क्या OH, और इधर से निकाल दो क्या H। ठीक है, तो अब इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल देखो, ये ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनता है, -NH2O, क्योंकि चेन बहुत बड़ी सारी है। तो देखो यहाँ से क्या बचा, एक वैलेंसी फ्री हो गई, NH बचा, ये क्या बचा CH2 का होल 6, ये क्या बचा NH, C डबल बॉन्ड O, ये क्या बचा CH2 इसका होल 4, ये क्या बचा C डबल बॉन्ड O, है ना। इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे होल N। ठीक है ना, तो ये जो बन रहा है हम इसको बोलेंगे नाइलॉन 66, क्या बोलेंगे, नाइलॉन, नाइलॉन 66। ठीक है ना, और ये किस टाइप का है, इसमें देखो एमीन, देखो ये रहा एमीन, ये रहा एमीन, है ना, और आगे भी आएगा एमीन, है ना। तो कुल मिलाकर ये कैसा है, पोली, पोली एमीन का पॉलीमर है, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज ए पोली एमीन पॉलीमर। ठीक है, तो इस तरह से नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या है, नाइलॉन 66 के शीट्स वगैरह बना सकते हैं इनसे, है ना। ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो हम इनसे बनाते हैं, है ना, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसके काफी यूज करते हैं। तो ये किसका, जो नाइलॉन 66 था, ये किसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। और देखो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल, एक हम लेते हैं डेक्रोन, डेक्रोन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, तो जो डेक्रोन का एग्जाम्पल है, डेक्रोन जो होता है वो इसका इसको हम टेरिलीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेरिलीन। तो टेरिलीन नाम से तो देखो पता चल जाएगा, टरथेलिक एसिड, इसके जो मोनोमर यूनिट होंगे वो एक तो होगा टरथेलिक एसिड, और दूसरा होगा इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है ना, तो डेक्रोन जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेक्रोन का दूसरा नाम
दूसरा नाम होता है टेरिलीन, टेरिलीन। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल होता है। अब देखो, सॉरी नेम होता है। अब इसकी मोनोमर यूनिट होती है टरथेलिक एसिड। जैसे पीछे हमने एडीपी एसिड करा था ना, उसमें क्या था, सी डबल ओच ग्रुप था ऐसे, और इधर भी क्या था, सी डबल ओच ग्रुप था, और बीच में आपने क्या लगाया था, CH2 का होल 4 लगाया था। अब आप यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दो। अगर आप बेंजीन रिंग लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है टरथेलिक एसिड, टरथेलिक, टरथे टरथेलिक एसिड। ठीक है, ये बने आपने टरथेलिक एसिड। अब एथिलाइन ग्लाइकोल, ये तो आपने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। क्या होता है, CH2 इन दोनों की तरफ क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। एल्कोहल के नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल बोल देते हैं इसको। इसमें से क्या निकालोगे आप, H2O निकाल दोगे। कैसे, ये OH, ये H, ये OH निकाल देना, इधर से क्या निकाल देना, H निकाल देना। ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे, एक सेकेंड, ये OH निकाल दो, और और यहाँ से आपको क्या निकालना है, H निकालना है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस NH2 होंगे, तो क्या बचा पीछे, C डबल बॉन्ड O, क्या आ जाएगी अब, रिंग आ जाएगी। अब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, O, अब क्या आएगा, CH2, फिर क्या आएगा, CH2, अब क्या आएगा, O। ठीक है, इसका कर देंगे होल N। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेक्रोन, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, पॉलीएस्टर। ठीक है ना, ये क्योंकि इसमें क्या है, पॉलीएस्टर, देखो CO O और ये R ग्रुप, तो ऐसे क्या आएंगे, इसमें बहुत सारे आएंगे, तो ये पॉलीएस्टर है। ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, टेरिलीन नाम होता है। ठीक है ना, इसका भी यूज कहाँ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होना है। पॉलिस्टर का यूज तो कहाँ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही होता है। अब इसके यूजेस देखते हैं, यूजेस। तो यूजेस को हम ऐसे करते हैं, HATE से। जैसे देखो, H का मतलब है, H का मतलब है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, है ना। अब जो अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, उसको, अरे एक सेकेंड, इसके यूजेस तो है कि इसका उसमें यूज होता है। एक नोट है जिसको हम याद करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, क्या नोट है भाई, नोट ये है HATE। इस HATE के अंदर इसका क्या मतलब है, देखो, HA का मतलब है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, H का मतलब है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, प्लस A का मतलब है यहाँ पे एडिपिक एसिड। A का मतलब क्या है, एडिपिक एसिड। तो इन दोनों से मिलके क्या बनता है, इन दोनों से मिलके बनता है नाइलॉन 6,6। ठीक है, TE के अंदर देखो, E का मतलब क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। और टी का मतलब क्या है, यहाँ पे टी का मतलब है टरथेलिक, टरथेलिक एसिड। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, टेरिलीन या डेक्रोन। आपको टेरिलीन से नहीं पूछेगा, क्योंकि टेरिलीन का नाम आती तो टरथेलिक एसिड याद आ जाता है, और उसके साथ मिथाइलिन ग्लाइकोल याद आ जाता है। बट आपको ये डेक्रोन से पूछता है, इसलिए ये टरथेलिक एसिड अपने याद में नहीं आता है। ठीक है ना, ध्यान में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर अपने को ये बोला जाए डेक्रोन के लिए, तो उसकी यूनिट्स क्या होंगी, टरथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये तो अपने कुछ एग्जांपल्स हो गए, तो जिनमें हमने किस किस को देख लिया, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को देख लिया, एडिशन पॉलीमराइजेशन को देख लिया। अब पॉलीमराइजेशन है वो किस तरीके से होता है, तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो हम टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये क्या चीज होती है, देखो, देखो आपको दो टाइप के पॉलीमर है, एक तो एडिशन पॉलीमर और दूसरा कौन सा है,
कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन आपके दो टाइप के हैं, कौन कौन से? एक तो है आपका एडिशन, एडिशन पॉलीमर, और दूसरा आपका कौन सा है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, इनकी मैकेनिज्म होती है आयनिक पॉलीमराइजेशन होता है इनमें ना, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक। तो इनकी मैकेनिज्म अपने को पढ़नी नहीं है, अपने को एक ही मैकेनिज्म पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? फ्री रेडिकल। इसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन की होती है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म, पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन अपने को पढ़ना है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है ना, वो होता है आयनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू, आयनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू। तो ये आयनिक पॉलीमराइजेशन अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये अपने को पढ़ना नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे फर्स्ट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपने 11th में पढ़ा होगा कि किसकी प्रेजेंस में होती है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, या ऐसे रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है जो क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल बनाने को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो फ्री रेडिकल को बनाने वाले चीजें कौन सी होती है ना, वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन हो गई, है ना। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, या फिर एसिटाइल पेरोक्साइड, लिख देता हूँ बेंजोइल पेरोक्साइड, या किसकी प्रेजेंस में? एसिटाइल, एसिटाइल पेरोक्साइड, या फिर क्या बोल सकते हैं? टर्सरी ब्यूटिल पेरोक्साइड, टर्सरी ब्यूटिल पेरोक्साइड, ठीक है। एंड क्या बोल सकता हूँ? पेरोक्सी एसिड्स। इनकी प्रेजेंस में क्या हो सकती है? इनकी प्रेजेंस में क्या होगा? और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है वो होगा, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए आपको किन किन की जरूरत पड़ेगी? इन सब की जरूरत पड़ेगी, है ना। इनमें से किसी का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं? वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन कैसी है, कौन सा आपका पॉलीमराइजेशन के लिए सबस्ट्रेट है। तो इनमें से किसी एक पेरोक्साइड का यूज करके हम क्या बना लेंगे? फ्री रेडिकल बना लेंगे, क्योंकि नाम ही यही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, है ना। तो लिख देते हैं, दिस मैकेनिज्म कंप्लीट इन द फॉलोइंग स्टेप्स, फॉलोइंग स्टेप्स। तो इन स्टेप्स में हो सकती है। देखो, फर्स्ट कौन सा है? चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप। बी देखो कौन सा है? बी आपका चेन प्रोपगेशन या प्रोपगेटिंग स्टेप, ठीक है ना। पहले चेन बनना स्टार्ट होगी, फिर चेन क्या होगी? बड़ी होगी, लंबी होगी, तो उस प्रोपगेशन हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा? चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो लास्ट में आ जाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है ना। तो अपन वन बाय वन देख लेते हैं इन सब स्टेप्स को। तो सबसे देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप। देखो, ये जो चेन इनिशिएशन स्टेप है, इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले चेन बनना स्टार्ट होगी ना, तो उस टाइम सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब ये रेडिकल कौन से बनेंगे? जैसे आपने लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है? C6H5, C डबल बॉन्ड O, 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 C डबल बॉन्ड O। पेरोक्साइड में क्या होता है? O, O सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना।
C6H5, ठीक है ना। ये लिया आपने क्या, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल बेंजोइल पेरोक्साइड, ये लिया आपने। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसका आप क्या करोगे, इस पर आप करोगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब आपको देखो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर बॉन्ड है, जैसे मान लो इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हर एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये रहा एक ये रहा। अभी इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है ना। और जब इक्वली डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में आएगा। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्लूइड होगा तो क्या बनेगा, एक बनेगा क्या C6H5, C डबल बॉन्ड O के ऊपर आ जाएगा रेडिकल, ठीक है ना। ऐसे कितने रेडिकल बनेंगे, 2 रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ये क्या बना बेंजोइल पेरोक्साइड से, बेंजोइल पेरोक्साइड से बना बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। क्या बना, बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बन गया। ये होता कैसा है, अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है तो किसी के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, ये आपका C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। अब क्या होगा, ये अनस्टेबल होता है तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में। तो इस तरीके से क्या बनेगा, C6H5 इसके ऊपर रेडिकल आ गया, प्लस कार्बन डबल बॉन्ड O के ऊपर रेडिकल और कार्बन पे रेडिकल। तो ये दोनों रेडिकल रेडिकल आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन देके क्या कर बना देंगे, CO2। तो ये क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा CO2, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसको CO2, ठीक है ना। तो यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 का फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से CO2 बन जाएगा। अब ये जो C6H5 है, C6H5 रेडिकल है, ये एथीन का मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। एथीन के मॉलिक्यूल के इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो बॉन्ड बना लेंगे तो देखो क्या होगा, तो ये होगा C6H5, यहाँ देखो रेडिकल है, यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास में आएगा तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो कोई बन जाएगा CH2, इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर है सिंगल बॉन्ड, क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2, ये ऐसे, समझ आ गई क्या। तो ये बन गया आपका फ्री रेडिकल, ठीक है ना, ये बन गया आपका फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, चेन प्रोपगेशन, इसमें ये फ्री रेडिकल वापस से क्या करेगा, दूसरे एथीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप हम लिखते हैं इसके अंदर बी, चेन चेन प्रोपगेटिंग प्रोपगेटिंग स्टेप, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। तो इस स्टेप में देखो क्या है, C6H5 CH2 के ऊपर है रेडिकल। अब ये दूसरे एथीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ऐसे वापस क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे, ठीक है। तो इस तरीके से वापस क्या बन जाएगा, C6H5 CH2 ऐसे तो पहले से ही था। अब इन दोनों के बीच में भी क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, CH2 रेडिकल। ऐसे करते करते क्या बन जाएगा, बिग, ये देखो पीछे वाले फ्री रेडिकल से, ये पीछे वाला था ये अब वाला है, तो पीछे वाले फ्री रेडिकल से इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा दिस इज बिग फ्री रेडिकल एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, बिग फ्री रेडिकल। तो ये है बिग फ्री रेडिकल, ठीक है ना। ये क्या था आपका, एथीन का मॉलिक्यूल, एथीन के मॉलिक्यूल से क्या बन गया, बिग फ्री रेडिकल। ये जो बिग फ्री रेडिकल है फिर से क्या बनेगा, अटैक करेगा और बिगर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चेन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और चेन बढ़ती जाएगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब लास्ट में चेन का टर्मिनेशन करवाना है, ठीक है ना। जब सारे के सारे एथीन के मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे तो ओनली क्या बन जाएंगे, ऐसे फ्री रेडिकल बन जाएंगे बहुत सारे, ठीक है ना। तो जब इथेन बचेगी नहीं, ये इथेन बचेगी नहीं, तो ऐसे फ्री रेडिकल बहुत सारे हो जाएंगे, ये फ्री रेडिकल आपस में ही जुड़ जाएंगे फिर, ठीक है ना। और जब ये आपस में ही जुड़ जाएंगे तो चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा,
चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, लास्ट स्टेप आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये क्या चीज होती है ना? इसमें क्या होंगे, फ्री रेडिकल आपस में अटैच कर देंगे। जैसे मान लो ऐसा कोई फ्री रेडिकल आपके पास, ये फ्री रेडिकल है C6H5 CH2 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 फ्री रेडिकल, प्लस ऐसा ही कोई दूसरा फ्री रेडिकल है CH2 CH2, है ना, CH2 C6H5, ऐसा कोई फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो आपस में बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, CH2 CH2, फिर इधर CH2 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 C6H5, इधर पीछे देखो CH2 CH2 CH2, और ये आ गया आपका C6H5। तो इस टाइप से देखो चेन कितनी लंबी हो गई, ठीक है ना। इस टाइप से क्या हो जाता है, बहुत बड़े सारे चेन पॉलीमर जो रेडिकल्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और अटैच हो जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक बहुत बड़ी लंबी चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सारे के सारे रेडिकल खत्म हो जाएंगे। अब नया रेडिकल है वो है ही नहीं हमारे पास, तो एथीन के मॉलिक्यूल भी नहीं है, तो यहाँ पे जाके चेन क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो ये कौन सा स्टेप होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ऐसे चेन टर्मिनेशन स्टेप बहुत सारे कई तरीके से हो सकता है, जैसे कॉम्बिनेशन कपलिंग तरीके से हो सकता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन तरीके से हो सकता है, बट हमारे वो सिलेबस में चीजें नहीं है, इसलिए हम इतना ही करेंगे कि रेडिकल्स को आपस में अटैच कर देंगे और चेन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि सबसे पहले चेन इनिशिएशन, इसके अंदर देखो क्या होगा, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ये रेडिकल बन गया। फिर क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन, मतलब इसमें जो रेडिकल होगा, जैसे ये वाला रेडिकल है, ये रेडिकल क्या करता है, सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल है ना, ये आपका सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और चेन बड़ी बनाता चलाता है। और लास्ट में क्या होता है, जितने भी रेडिकल बने हैं वो रेडिकल आपस में अटैच हो जाएंगे, कोई भी रेडिकल बचेगा नहीं, और सारी की सारी चेन क्या हो जाएगी, एक चेन का क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन, मतलब अब और चेन आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, चेन का टर्मिनेशन कर देंगे। तो ये हमारा एक और स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर के अंदर पढ़ते हैं अपन नेचुरल रबर। देखो ये क्या होता है, नेचुरल रबर कैसे बनता है। देखो कुछ रबर के पेड़ होते हैं, है ना, पेड़ होते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो है हीबिया ब्रोजिलेंसिस। ये जो प्लांट होता है, ठीक है ना, इस प्लांट के जो स्टेम होता है, इस स्टेम के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नीडल टाइप की कुछ चुभोते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि इनमें से एक वाइट वाइट कलर का सा मटेरियल निकलता है, लेटेक्स बोलते हैं उसको, और उसको हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो इकट्ठा हुआ हुआ मटेरियल है ना, इससे हम क्या बनाते हैं, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं क्या होता है नेचुरल रबर, किससे मिलता है, प्लांट कौन सा है, नेचुरल रबर किससे मिलेगा, हीविया, हीविया ब्रोजी ब्राजीलेंसिस, लिएंसिस, जो प्लांट है ना, हीविया ब्राजीलेंसिस, उससे मिलता है क्या, नेचुरल रबर, ठीक है ना। ये होता क्या है, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है ना, नेचुरल रबर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इससे मिल्की, एक दूध के जैसा सा क्या होता है, मटेरियल होता है ना, मिल्की वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स, क्या बोलते हैं, लेटेक्स। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, विच ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से निकलता है, विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फ्रॉम रबर, रबर प्लांट, रबर के प्लांट से ये निकलता है, ठीक है। ये नेचुरल रबर के प्लांट इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि ये जो आपका रबर है ना, नेचुरल रबर, इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर,
स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ नेचुरल रबर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, तो जो नेचुरल रबर होता है ना, वो कैसे लेटेक्स से हम क्या कराते हैं, लेटेक्स का कराते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लेटेक्स जो होता है, जो व्हाइट व्हाइट कलर का मिल्की सबस्टेंस निकला था, ठीक है, लेटेक्स का हम क्या कराएंगे, लेटेक्स का कराएंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नेचुरल रबर। क्या मिलेगा, नेचुरल रबर। ठीक है, जो नेचुरल रबर होती है उसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो मोनोमर यूनिट लिखते हैं, मोनोमर यूनिट। तो इसकी मोनोमर यूनिट होती है आइसोप्रीन। क्या होती है, आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन से तो हम समझते नहीं, तो इसका आईयूपीएसी नेम लिख लेते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम होता है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा ब्यूटाडाइइन। तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट। ठीक है ना। अब है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन है वो किससे बनता है, पॉलीआइसोप्रीन से बनता है। मतलब सॉरी, मतलब पॉलीआइसोप्रीन का हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन कर देंगे। ठीक है ना, सॉरी, आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो पॉलीआइसोप्रीन बन जाएगा, और उससे अपन क्या बना, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो देखते हैं इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर है एन यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन। तो 2 मिथाइल क्या बनाना है आपको, 1,3 ब्यूटाडाइन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 बनाने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गई, ये लो चेन के अंदर 4 कार्बन, 2 पे मिथाइल, ये लो 2 पे मिथाइल लगा दिया। ठीक है, अब क्या बनाना है, 1 के ऊपर ये 1, सॉरी ये 1 और ये 1 2 3 4, 3 के ऊपर क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड फिर से लगा दिया। तो इसकी एन यूनिट ले लिया आपने, किसकी, 1,3 ब्यूटाडाइन की। ठीक है, तो इसको बना देंगे CH, ये ऐसा हो गया। ये भी क्या हो गया, CH, ये क्या हो गया, CH3, ये क्या हो गया, CH2, सॉरी ये लास्ट में क्या है, CH2 ही है, ये CH2। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें बॉन्ड ब्रेक करने, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, तो बीच वाले को क्या करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा क्या, CH3, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर आ जाएगा CH, ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री। इसकी क्या करना है, इसका करना है होल N। ठीक है, ये आइसोप्रीन है, ये अगर आइसोप्रीन है तो यहाँ पे तो आइसोप्रीन की बहुत सारी यूनिट जुड़ गई, तो इसको क्या बोल देंगे, पॉली आइसोप्रीन। तो ये हो गया आपका पॉली आइसोप्रीन। इसी को क्या बोला जाता है, नेचुरल रबर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो CH2, फिर CH, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, कार्बन 1 2 3 4, यहाँ H नहीं आएगा, ये H नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ कार्बन के साथ में यहाँ कौन जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ जुड़ा रहेगा CH, सॉरी यहाँ जुड़ा रहेगा H, और ये आ जाएगा आपका CH2। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होल N। और अच्छा, इसकी अपने को अपने सिस फॉर्म बनानी थी, अपन ने ट्रांस बना दी, चलो इसको करते हैं, नहीं तो गट्टा पार्चा बन गया। वापस देखो, CH2 को ऊपर लगाना है ना, इधर CH2, ये वैलेंसी फ्री। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3, इसका होल N। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा नेचुरल नेचुरल रबर। ठीक है, पॉलीआइसोप्रीन यूनिट या पॉलीआइसोप्रीन को ही हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल रबर। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी की क्लास में हम आगे देखेंगे
कि इसके टाइप्स कौन कौन से हमने क्लासिफाई कर रखा है नेचुरल रबर को, ठीक है ना। तो उसके अंदर एबीएस रबर वगैरह, ब्यूनाएस ब्यूनायन वगैरह पढ़ेंगे। तो ब्यूनाएस ब्यूनायन का आइडिया तो आपको शुरू में भी दिया था, बट हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो चलो बाकी का करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप इसको पढ़ो।